अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके जी, एकदम ठीक। बस टायर्ड इनफ, ऑडिट कर करके मतलब पागल हो गए क्योंकि डेडलाइंस आर वेरी रिजिड। 30 जून ईयर एंड था और हम जून के महीने के लिए साथ साथ काम कर रहे थे, उनके हर एक दिन की एंट्री वेरीफाई कर रहे थे। अब ऐसी बात है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो फिर उसको हल कर रहे हैं। सूनर विल बी देयर। खैर, हम बाकी के अपने बकाया प्रोसीजर्स को कवर कर लेते हैं क्योंकि जो कि बहुत ही माइन्यूट्स हैं। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताएं, हम बात कर रहे थे अक्रूवल्स की, सही है जी। अक्रूवल का आपको मतलब पता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि आपके जून का मंथ है, ऐसा ही है, तो आप मुझे जल्दी से बताएं जून के मंथ के अंदर क्या आपके एम्प्लॉयज ने काम किया होगा? जल्दी बताएं। यस सर, बिल्कुल किया होगा। अच्छा, तो क्या ऐसा लाजमी है कि आप जून की सैलरी जून में ही दे दें? जल्दी बताएं, क्या जून की सैलरी जून में ही दे दें? नहीं भाई, लाजमी नहीं है, आप अगले महीने दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 30 जून 2024, आप समझें कि आपका ये कट ऑफ पीरियड है, कट ऑफ पीरियड है, तो मुझे बताएं कि चलें सही है, मैंने भले ही पेमेंट ना की हो पर सर्विसेज तो इस महीने ले ली ना, सर्विसेज तो इस महीने ले ली, ऐसा ही है। तो क्या इसका सैलरी का अक्रूवल यहीं बुक होना चाहिए, इसी महीने में बुक होना चाहिए, इसी साल में बुक होना चाहिए? चाहे तो इसकी पेमेंट भले कब हो, इसकी पेमेंट भले कब हो, बाद में हो, ऐसा ही है। तो अक्रूवल का कॉन्सेप्ट ये, चले एक तो हो गया सैलरी का अक्रूवल, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात कर लेते हैं, हमने कहा रेंट अक्रूड। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको रेंट एक्सपेंस पे करना हो? ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म लीज हो, आपको रेंट एक्सपेंस पे करना हो, तो जाहिर सी बात है इस महीने का रेंट एक्सपेंस आपने इसी महीने में बुक करना है ना, ऐसा ही है। तो जब यही बुक करना तो यहां पे बुक करें, पेमेंट भले बाद में करें उसकी। तीसरी चीज, तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं भाई, अगर आज जून का महीना चल रहा है, इसकी पेमेंट तो मैं अगले 10 या 12 तारीख तक करूंगा ना, तो बिल अगर मुझे भले ही बाद में मिल रहा है, बिल अगर मुझे भले ही बाद में मिल रहा है, तो इसका अक्रूवल तो पहले बुक होगा ना, क्योंकि कट ऑफ है मेरा, ऐसा ही है। तो ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब जरा सुकून से समझने वाली क्या है, सुकून से समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात तो टेक्निकल बात ये है कि जब आप अपने एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहे होते हैं, इधर बहुत फोकस होकर सुनिएगा, जब आप अपने एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहे होते हैं तो आपके एक्सपेंसेस में सैलरी एक्सपेंस भी आ रहा होता है, सही है जी, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा होता है, रेंट भी आ रहा होता है, ऐसा ही है, सारी चीजें आते हैं। और यू कैन से लीगल एंड प्रोफेशनल भी आ रहा होता है। लीगल एंड प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपने जो अपने लॉयर्स अपॉइंट किए हुए हैं उनको केस हैंडल करने की कितनी 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 फीस दे रहे हैं, सही है जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या इस सैलरी एक्सपेंस के अंदर एक्चुअल एक्सपेंस की जगह कोई अक्रूवल हो सकता है? अक्रूवल का मतलब है वो अमाउंट जो आपने लायबिलिटी के तौर पे बुक की हो बट पे ना की हो, ऐसा ही है। तो आप ये बात मानते हैं, आप ये बात मानते हैं कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट एक हेड में होगा जिसका नाम होता है अक्रूड लायबिलिटीज, अक्रूड लायबिलिटीज। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, अब ये अक्रूड लायबिलिटीज आपके क्या करंट लायबिलिटी की साइड पे आ रहा होगा? अक्रूड लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी की साइड पे आ रहा होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग
जो ऑडिट करने गए आपको बैलेंस शीट के ऊपर अक्रूड लायबिलिटी की एक अमाउंट दिख रही होगी, पर इतनी लंबी मैंने इसलिए की कि सबसे पहले आपको ये समझ आए कि आप क्लाइंट के पास जाएंगे और क्लाइंट को बोलेंगे कि मुझे आप शेड्यूल ऑफ अक्रूड लायबिलिटीज दे दें। क्या बोला मैंने? शेड्यूल ऑफ अक्रूड लायबिलिटीज या लिस्ट ऑफ अक्रूड लायबिलिटीज दे दें। अच्छा, अब जब इसको मैं खोल के देखूंगा तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इसके अंदर जो अक्रूड मौजूद होगा वो सैलरी के रिलेटेड भी हो सकता है, रेंट के रिलेटेड भी हो सकता है, सही है जी, लीगल के रिलेटेड भी हो सकता है, व्हाटसोएवर। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे अक्रूड लायबिलिटीज को देखना चाह रहे हैं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट डेबिट में एक्सपेंस के तौर पर है। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? यानी आप बेसिकली वेरीफाई तो क्रेडिट को कर रहे हैं, पर उसकी जो जनरेशन हो रही है वो कहां से हो रही है? डेबिट से हो रही है। ऐसा है ना? उसी डेबिट की वजह से ये बुक किया है ना, वेरी गुड। पहले बताओ, ओवरऑल कहानी समझ आती है अक्रूड के केस में? वेरी गुड जी। आगे सुनिएगा, फोकस होकर सुनिएगा। अब हमने कहा कि भाई मैंने शेड्यूल ऑफ अक्रूड लायबिलिटीज तो ले लिया, मैंने मांग लिया उससे। अच्छा, अब मुझे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है, वो तो खानदानी प्रोसीजर है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की, ट्रेस किया टोटल को एफएस से और कहानी खत्म हो गई। ऐसा ही है, ये हो गई कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस के लिए मैं कुछ और काम भी करता हूं, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं, सुनिएगा। आपको सोचना ये होता है, आपको असेस ये करना होता है कि पॉसिबल अक्रूवल्स कंसिडरिंग the nature of organization वो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को देखें और देखें कौन कौन से पॉसिबल अक्रूवल्स होने चाहिए थे और जो नहीं दिख रहे आपको। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करें, अजम्पशन ले इस बात की कि आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, आप अक्रूवल्स की कंप्लीटनेस को देखना चाहते हैं, तो आपको सैलरी का अक्रूवल नहीं दिख रहा। इसका मतलब तो ये है ना कि हो सकता है कि आखिरी महीने का एक्सपेंस बुक नहीं हुआ हो। ऐसा है? इसका मतलब यह है कि आखिरी महीने का एक्सपेंस बुक नहीं हुआ हो, तो अल्टीमेटली इससे डेबिट साइड भी वेरीफाई हो जाएगी। जब आप सैलरी एक्सपेंस को भी वेरीफाई कर रहे होंगे ना, वहां पे भी ये इंश्योर हो जाती है चीज और वहां से यहाँ पे कोलैबोरेट हो जाती है। तो हमने कहा यार सॉर्ट ऑफ ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई सैलरी का तो होना चाहिए। एक और चीज सुन लें, समझ की बात है। अच्छा, हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इंश्योरेंस की पेमेंट्स मंथली होती हैं, अज्यूम कर रहा हूं मंथली होती हैं। आपको ये नेचर ऑफ बिजनेस से पता लगा कि इन्होंने मंथली इंश्योरेंस करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक देख रहा हूँ, जिसका यू पैसा की ऐप है, वो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे ऑडिट। उसके ऊपर हमने पूछा कि भाई आपने इंश्योरेंस किस चीज की ली हुई है? क्या ये मैंने अंडरस्टैंडिंग ली? जल्दी बताओ, क्या ये मैंने अंडरस्टैंडिंग ली? जल्दी बताओ, मेरे पास बताओ, इंश्योरेंस किस चीज की ली हुई है? इंश्योरेंस एक्सपेंस आना था। उसने बोला सर हमने इंश्योरेंस ली हुई है एडवांसेस की। हमने बोला एडवांसेस की इंश्योरेंस? उसने बोला भाई अगर जिसको हमने लोन दिया है, अगर ये पैसा लेकर भाग जाए, तो ये भी हमने इंश्योर करवाया हुआ ताकि हमारा रिस्क हैज हो जाए। तो मैंने कहा इसके लिए तुम पैसे कैसे पे करते हो? वो बोलता है कि भाई जो भी अगर मैंने एडवांसेस लेट से 100 मिलियन के दिए हुए, 100 मिलियन के एडवांसेस दिए हुए, 100 मिलियन के, तो क्या मैं कह सकता हूं अंग्रेजी में ये 100 मिलियन का जो एडवांसेस का पोर्टफोलियो है, ये मेरे लिए सम अश्योर्ड हो गया। मैंने इसको अश्योर करवाया होगा इंश्योरेंस कंपनी से, सम अश्योर्ड। मैंने कहा अच्छा भाई इसके ऊपर कितना प्रीमियम पे करते हो? उसने कहा भाई 0.1% पे करता हूं। हमने कहा अच्छा भाई 0.1% पे करते हो, तो 0.1% इसका कितना आता है भाईजान? 100 मिलियन का। हाँ जी, या फिर चलो यूं कर लो, 1% कर लो आसानी के लिए। हमने कहा कि भाई ये तो आ गया 1 मिलियन। ऐसा ही है, 1 मिलियन आ गया।
तो हमने कहा कि भाई 1 मिलियन का एक्सपेंस क्या हर साल दिखना चाहिए? अगर हर साल दिखना चाहिए तो महीने के आखिर में भी होना चाहिए, आखिर में होना चाहिए तो अक्रूवल में भी होना चाहिए। तो पहले बताओ कि ये बात समझ आती है कि आप अपने बिजनेस को भी देख के, नेचर ऑफ ऑपरेशंस को भी देख के अक्रूवल्स निकाल सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल अक्रूवल्स होने चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, फिर कंप्लीटनेस को असेस करने का एक और तरीका है। कंप्लीटनेस को असेस करने का एक और तरीका है, आप इसे कंपेयर करें विथ लास्ट ईयर अक्रूवल्स। कंपेयर करें विद लास्ट ईयर अक्रूवल्स। सर इंश्योरेंस प्रीमियम स्टार्ट ऑफ द मंथ में नहीं पे करता, डिपेंड करता है ना दला कि आपकी अरेंजमेंट क्या है। डिपेंड करता है आपकी अरेंजमेंट क्या है। यूजुअली कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें आप प्री पेमेंट कर लेते हैं, पूरा 1 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं, और कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप हर महीने पे करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ उसमें हर महीने क्यों है। आप मुझे बताएं कि किसी भी बैंक का जो लोन होता है वो क्या स्टैटिक होता है या चेंज हो रहा होता है? हाँ जी, चेंज हो रहा होता है ना, चेंज हो रहा होता है। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी तो यही फिजिबल है ना कि जो महीने के आखिर में लोन का अमाउंट होगा उतना प्रीमियम जमा करा दे। वरना तो अगर कोई लोन फारिग हुआ तो वो तो सामने वाली कंपनी कहेगी आपने तो मुझे प्रीमियम दिया ही नहीं था, तो हम तो अब ये कहेंगे कि हम तो आपको हर महीने दे दें, और उस लोन बैलेंस पे दे दें जो हमने इंश्योर करवाया हुआ है। पहले बताओ कहानी समझ आई? तो ये तो बिजनेस डायनामिक्स है ना कि आप इसको सेटल कैसे करते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? नहीं, गलत बात। मुझे बताओ अक्रूवल्स, देखो ये कह रहे हैं एग्रीमेंट्स देख सकते हैं। एग्रीमेंट्स कंप्लीटनेस के लिए नहीं देखते ना, वैल्यूएशन के लिए देखते हैं। इस बात को मानते हो? हाँ भाई, एग्रीमेंट कंप्लीटनेस के लिए देखते हैं या वैल्यूएशन के लिए? वैल्यूएशन के लिए देखते हैं ना। सही, वहां से आपको पता लगता है कि भाई कौन सी अमाउंट है। चलें, अच्छा पहले बताओ ये बात समझ आती है कि लास्ट ईयर के अक्रूवल से कंपेयर करेंगे। ये क्यों कर रहा हूं जल्दी बताओ, लिख के बताओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ। हाँ जी जल्दी बताएं, लॉजिक बताएं। व्हाई आई एम कंपेयरिंग करंट ईयर अक्रूवल्स विद लास्ट ईयर अक्रूवल्स, जल्दी बताओ प्लीज। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, बेहतरीन। क्योंकि यूजुअल अप्रूवल्स है या नहीं, यानी लास्ट ईयर का अप्रूवल था तो इस बार क्यों नहीं है। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी हो सकता है पे हो चुका हो। अब मैं आपको आज अपनी क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ विदाउट कोडिंग नेम, प्लीज सुनिएगा। हमें हमने लेजर में लिखा हुआ देखा, सुनिएगा इधर, हमने लेजर में लिखा हुआ देखा, क्योंकि मुझे आज ये अप्रूवल करवाने थे तो मैंने कहा चलो बच्चों का ऑडिट ही कर लेता हूँ अप्रूवल का, तो मेरा रिवाइज भी हो गया और मैंने उनको तंग भी कर लिया और आपको भी बता दिया। लेजर मैंने देखा तो लेजर था लीगल का, लीगल का लेजर था। आपको पता है इसकी हम कितनी परसेंट वाउचिंग करते हैं? 100%। वेरी गुड। अच्छा, लीगल के लेजर में लिखा हुआ था फी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मेरे बच्चे ने कहा सर देखें मैंने वाउचिंग कर ली, मेरे बच्चे ने कहा सर देखें मैंने वाउचिंग कर ली, ये देखें ये मैंने वेरीफाई कर लिया। मैंने कहा चर्सी यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, फी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, ये यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले साल में। हाँ भाई, लास्ट ईयर। अच्छा, अब जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ले रहा था ना और मैं साथ साथ ऑडिट कर रहा था, आपको पता है आपको ऑडिट करते हुए भी कुछ रिस्क पता लगते हैं, ऐसा है कि नहीं? पहले ऐसा तो लाजमी नहीं है कि पहले ही पता लग जाए, ऑडिट करते हुए भी कुछ रिस्क पता लगते हैं। तो मुझे ऑडिट करते हुए रिस्क असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मुझे ऑडिट करते हुए पता लगा मेरे बच्चों के भाईजान इनको तो अक्रूवल की तमीज तहजीब नहीं है, तो मैंने इंक्वायरी की, मैंने इंक्वायरी की कि वेदर यू बुक अक्रूवल्स और नॉट। और मेरा पूछने का तरीका देखें, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार
आप लोग तो अक्रूवल बुक नहीं करते ना, यानी जब इनवॉइस आती है तभी पेमेंट करते हो ना, जब करनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब देखे ना, मैंने सवाल कैसे किया, मैंने कहा कि भाई आप मेरे ख्याल से अक्रूवल तो बुक नहीं करते। मैंने पूछा क्या उसको, मैंने कहा आप मेरे ख्याल से अक्रूवल तो बुक नहीं करते, आप क्या करते हैं? मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप यही करते हैं ना कि इनवॉइस आती है, पेमेंट करते हैं, तभी एक्सपेंस बुक होता है, ऐसा ही है ना? तो वो तो कॉन्फिडेंस में आ गया, तो बोला हाँ सर ऐसे ही करते हैं, जब इनवॉइस आती है तब पे करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो भाई हाथ में आ गया ये। हमने कहा अपने टीम मेंबर्स को, भाईजान अभी सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इन्होंने 30 जून 2024 पे अक्रूवल बुक नहीं हुए होंगे। क्या मेरा रिस्क असेसमेंट सही है? यस, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, फिर मैंने इनको कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए यही कहा होगा ना, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए यही कहा होगा जो मैंने बातें आपको सिखाई हैं, पिछले साल से कंपेयर करो। देखो सीधी सी बात है ना मेरे बच्चों, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा उसको, मुझे तो पता लगा ना भाई, मुझे तो ये पता लगा कि ये कंपनीज तो भाई पेमेंट बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही हैं, अक्रूवल बेसिस पे तो कर ही नहीं रही। ऐसा ही है। एक मिनट रुकिएगा भाई, हम जरा ये एनोटेशन बंद कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे इसको स्लेट समझ के लिख रहे हैं, भंगी। अच्छा ओके, तो अब हबीबा बताएं, ये बात क्लियर है कि मुझे यहां से रिस्क ये वाला ऐसे ट्रिगर हुआ। खैर कंप्लीटनेस की तो बात हो गई। अब तुमने ये देख लिया कि भाई सारे अप्रूवल्स मौजूद हैं, अब उस अप्रूवल की एक्यूरेसी को भी टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करना है जल्दी बताओ? एक्यूरेसी या वैल्यूएशन? एक्यूरेसी या वैल्यूएशन? एक्यूरेसी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पीएनएल भी जुड़ा हुआ है। एक्यूरेसी या मैं जो आपको कह रहा हूं ना, एक्यूरेसी या वैल्यूएशन, क्योंकि इससे प्रॉफिट एंड लॉस भी जुड़ा हुआ है। ये लिख लेना ऊपर से जानी, ये मैं तुम्हें दूंगा ना, ये लिख लेना, ये तो मैं एडिशनली करवा रहा हूँ अलग से, मैं वैसे भी अलग ही करवाता हूँ। सही है। अच्छा चलें आगे सुने। अब एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए आपको दो तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी है। आपको अगर लगता है कि यहां पे सैलरी का अप्रूवल बुक हुआ है, सैलरी का, हमने कहा अगर सैलरी का अप्रूवल बुक हुआ है तो क्या आप सैलरी के अप्रूवल्स की कैलकुलेशन मांग सकते हैं? कैलकुलेशन मांग सकते हैं कि आखिरी महीने के लोगों की इतनी सैलरी है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, जो रेंट है इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ जी, इसको कैसे? वेरी गुड यार, एग्रीमेंट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। अच्छा अब एक और बात मुझे बताएं, जरा समझाएं, मुझे परख के बताएं। यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, सैलरी की अप्रूवल हो गई। अब अगर मैं ये कहूं आपको, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का अप्रूवल देखना है, तो इसको कैसे वेरीफाई करूंगा? बिल तो बाद में आता है। क्या सब्सिक्वेंट बिल रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, बेहतरीन हो गया। बिल जो हुआ है ना, अच्छा आप ऐसे भी तो वेरीफाई कर सकते हैं कि बाद में साल के बाद कितनी पेमेंट हुई। तो जो साल के बाद कितनी पेमेंट हुई, आपको ये भी पता लग जाएगा कि इन्होंने एक्सपेंस से ही बुक किया था नहीं किया था, तो वो एडजस्ट करवा लो, एडजस्टिंग इवेंट है। यस, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन बोथ आर सेम, बट जब मैं पीएनएल असर्शन की बात करता हूं तो उसमें एक्यूरेसी का वर्ड यूज करता हूं, बैलेंस शीट की बात करता हूं तो वैल्यूएशन का वर्ड यूज करता हूं। क्लियर है? हाँ जी मेरे बच्चों, ओके। अच्छा अब ये देख लीजिएगा, ये खाली रीड करवा देता हूं मैं आपको। obtain or prepare a list of accrual as at the end of reporting period। I think इसमें कोई भी इशू नहीं है। If the list is prepared by the client company, check the calculation and additions for mathematical accuracy, check the amounts in the listing against the balances in the relevant main ledger accounts and ensure that the amounts are same। यानी वही कह रहा है कि आप लेजर से मैच कर लें इसको, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को मैच करके, टैली करके टोटल से। आगे
where invoices have been received or payments made after the year end confirm that the amount accrued appears reasonable in relation to this evidence. वो यही कह रहा है कि अगर इनवॉइसेस रिसीव हुई थी और आपने ईयर एंड के बाद उसकी पेमेंट भी कर दी है तो आप ये देखें कि ईयर एंड के बाद जो अमाउंट आई है और इनवॉइस आई है और पेमेंट हुई है वो अक्रूवल के मुकाबले में करीब करीब है, तो सब्सिक्वेंट से वेरीफाई कर लेंगे। ये देखिएगा, कंपेयर द लिस्ट ऑफ अक्रूवल विद द लिस्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड एट द सेम डेट इन द प्रीवियस ईयर। क्या ये प्रायर ईयर से कंपेयर करने की बात कर रहा है? हाँ जी, ऐसा ही है। क्या प्रायर ईयर से कंपेयर करने की बात कर रहा है? ओके, आगे रिव्यू द लिस्ट ऑफ अक्रूवल फॉर कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बिजनेस। क्या ये बात समझ आती है? नॉलेज ऑफ द बिजनेस की बात समझ आती है? हाँ जी, जल्दी बताएं कि बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस आपको पता होगा ना इसमें ये खर्चे होने चाहिए, क्यों नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा भाई, आगे एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं नॉलेज ऑफ बिजनेस की वजह से कि भाई बिजनेस की नॉलेज से कैसे आपको पता लगता है कि एक्सपेंस होना चाहिए जो कि नहीं है। सुनिएगा, मैं यहाँ पे यूफोन का ऑडिट कर रहा हूँ, सही है जी। आपको कोई यूफोन का मसले हो तो बताना मुझे, सही है? तो सुनिएगा, हाँ वही दे रहा हूँ समील, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो देखना। हमने कहा भाई यूफोन का मैं ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा, यूफोन के जब मैंने लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़े कि यूफोन्स को जो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लाइसेंस मिला हुआ है जिसको हम कहते हैं NGSM, सही है? नेक्स्ट जेन लाइसेंस जिसको हम कहते हैं, सही है जी। तो नेक्स्ट जेन लाइसेंस जो मिला हुआ है उसकी एक कंडीशन है कि ये लोग अपने रेवेन्यू का 0.5% PTA को पे करेंगे, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, सही है? अच्छा मुझे बताओ, ये मुझे नॉलेज से क्या मिला? अच्छा मुझे बताओ, ये पेमेंट तो ये आखिर में करेंगे साल के, तो क्या इसका 5% का अप्रूवल बुक होना चाहिए चाहे पेमेंट हुई हो ना हुई हो? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि ये एक्सपेंस होना चाहिए? ये मुझे कैसे पता लगा ये एक्सपेंस होना चाहिए? व्हेन आई गॉट टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। ऐसा ही है, ऐसा ही मेरे बच्चों। चलो एक और चीज सिखाता हूं तुम्हें, ये नॉलेज का जो भंडार है वो आपको देते हैं हम इधर। हमने कहा, आप लोगों ने आई डोंट नो सुना है नहीं सुना, ये होता है इंटर कनेक्ट चार्जेस। इंटरकनेक्ट चार्जेस, सही जी। ये क्योंकि हमने नॉलेज ऑफ बिजनेस ली हुई, हम तो घुस के देखे में रिसर्च की, इंजीनियर बन गया था मैं, तो अब मुझे पता है ये बात। ऐसा सुनिएगा, इंटरकनेक्ट चार्जेस का मतलब ये होता है कि अगर आप, जैसे ये हम कहें कि ये यूफोन का टावर है, सही है जी, और हमने कहा कि भाई यहां पर जैस का टावर है। अच्छा भाई, यूफोन वाले बंदे ने, क्या ऐसा हो सकता है कि जैस पे कॉल की हो सकता है यूफोन वाले बंदे ने जैस पे कॉल की हो, ऐसा हो सकता है? मना तो नहीं है ना? अच्छा, तो हम इसको इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में कहते हैं कि ये कॉल टर्मिनेट हुई है किसके टावर पे? ये कॉल टर्मिनेट हुई है किसके टावर पे? जल्दी बताओ, किसके टावर पे टर्मिनेट हुई है? जैस के टावर पे, ऐसा ही है। अच्छा, तो जैस क्या करेगा? जैस बोलेगा यूफोन को कि भाईजान, आपकी मैंने कनेक्टिविटी कराई अपने नेटवर्क के बंदे से, तो आप मुझे चार्जेस दें, आप मुझे चार्जेस दें। अच्छा, अब मुझे बताओ, जैस के लिए क्या ये रेवेन्यू है? जैस के लिए क्या ये रेवेन्यू है? क्योंकि जैस का नेटवर्क यूज हुआ, यूफोन के बंदे ने यूज किया जैस का नेटवर्क, तो क्या जैस के लिए इनकम है? जैस के लिए इनकम है, यस। बट एट द सेम टाइम यूफोन के लिए क्या ही है? एट द सेम टाइम यूफोन के लिए क्या ही है? एक्सपेंस है। इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्ट चार्जेस, इंटरकनेक्ट चार्जेस, ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट इफ जैस का बंदा कोई यूफोन पे कॉल करे, तो कॉल किसके नेटवर्क पे टर्मिनेट हुई है? कॉल किसके नेटवर्क पे टर्मिनेट हुई है?
यूफोन के। तो अब यूफोन बोलेगा बाबू अब आ जाओ तुम दो पैसा। पर ये सारी चीजें, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो क्या ऐसा हो सकता है, तुम लोग मुझे बताओगे क्या ऐसा हो सकता है कि यूफोन ने किसी और के नेटवर्क पे कॉल नहीं की हो? तुम बताओ मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि यूफोन ने किसी और के नेटवर्क पे कॉल नहीं की हो? तुम बताओ ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो क्या मुझे नॉलेज ऑफ द बिजनेस से ये पता लगता है कि इंटरकनेक्ट चार्जेस का एक्सपेंस मेरे पीएनएल में आना चाहिए? हाँ जी। तो आई होप आपको ये नॉलेज ऑफ द बिजनेस से जो एक्सपेंसेस के अक्रूवल्स निकलते हैं ये बात समझ आ गई कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। सही है जी, आई होप ये सफाइस करता है बात। अंडरस्टूड, ओके गुड। अच्छा फिर वो बोलता है कि भाई रिलेट आइटम्स ऑन द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स टू अदर ऑडिट एरियाज, यानी बोल रहे हैं कि जो अक्रूवल्स में आइटम आ रहे हैं ना उसको अदर ऑडिट एरियाज से भी वेरीफाई कर लो। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं लगता कि पूरे साल बैंक ने कोई चार्जेस काटे होंगे कंपनी के, यानी बैंक चार्जेस और चेकबुक के चार्जेस, ऐसा ही है? तो आप वो बैंक स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं ना, आप वो बैंक स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि उसने काटे या नहीं काटे। तो वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे एरियाज को भी ना आप देख लेना, वहां से भी आपको एक सबूत मिल जाता है कि ये भी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमने बैंक स्टेटमेंट देखी क्लाइंट की, सही जी, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम आ रहा था और इनके लेजर में बैंक बैलेंस में बैंक लेजर में बैलेंस ज्यादा आ रहा था। हमने बोला भाई ये रिकनसाइलिंग आइटम के बाद भी डिफरेंस आ रहा है आपका 2-3 हज़ार रुपए का। उसने बोला कि बैंक चार्जेस हैं। तो मैंने कहा बेवकूफ, बैंक चार्जेस बुक करो ना, तुमने बुक नहीं किए। तो क्या ये पकड़ में आ गई बात? क्या ये पकड़ में आ गई बात? क्योंकि बैंक चार्जेस उसने बुक नहीं किए हुए थे। तो वो कह रहा है बाज औकात आप अदर ऑडिट एविडेंस देखते हैं तो वहां से भी आपको समझ आता है कि अप्रूवल्स हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं लेजर को वेरीफाई कर रहा था लीगल के, वहां से मुझे समझ आई कि भाई वहां पे तो ये लोग अप्रूवल ही नहीं बुक कर रहे। तो ये चीज मुझे वहां से पिक हुई। यहां तक कोई आवश्यकता? जल्दी बताएं सर। अगर कॉल करते कॉल कट दे तो जैज इनकम बुक करेगा? कैसी बातें कर रहा है भाई, क्या कह रहा है ये भाई? सर अगर अगर सर कॉल करते कॉल कट कर दे फिर तो जैज इनकम बुक नहीं करेगा ना? जैसी बात है नहीं करेगा ना। सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं फॉर कंप्लीटनेस? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मुस्तफा, चार्जेस देखने के लिए। पर वो पिछले साल के चार्जेस होंगे जो अगली बार कटे होंगे। सही है, वो इसी को रेफर कर रहा है। जानी बच्चों यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये थे आपके अक्रूवल्स, ये थे आपके अक्रूवल्स। अच्छा अब आगे आ जाएं आप, प्री पेमेंट्स। अच्छा प्री पेमेंट्स तो प्लीज बात समझिएगा, प्री पेमेंट्स में कुछ भी नहीं है। प्री पेमेंट्स आपको पता है ना, आपने एक एंट्री बनाई होगी, प्रीपेड रेंट इंश्योरेंस, जो भी प्रीपेड है, डेबिट या सैलरी और बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है। जैसी बात है ना, कस्टमर से रिकवर होंगे ना, एक की कॉस्ट है तो दूसरे से रिकवर होंगे। भाई अगर इंटरकनेक्ट चार्जेस जैस मुझसे ले रहा है, भाई वो बोल रहा है कि मेरी तो कॉस्ट है ना, तो मैं तो अपने कस्टमर से लूंगा ना। यूफोन का कस्टमर तो यूफोन को पैसे देगा और यूफोन उसमें से जैस को देगा क्योंकि उसके नेटवर्क पे गई थी, वो तो उसकी कॉस्ट है ना। खैर, कम टू द पॉइंट, वापस से प्रीपेड। क्या मुझे बताएं, क्या एक से ज्यादा चीजों के लिए आप प्री पेमेंट कर सकते हैं? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। एक से ज्यादा चीजों के लिए प्री पेमेंट कर सकते हैं? अब देखो एक बात समझो, अक्रूवल के लिए तो समझ आता है कि तुम दिमाग लगा सकते हो कि यूजुअली कौन कौन से अक्रूवल्स हो सकते हैं। प्रीपेड में बिजनेस प्रैक्टिस से देख सकते हो ना कि इंश्योरेंस जनरली प्री पेमेंट होती है। जैसे बच्चे ने भी कहा था कि इंश्योरेंस जनरली प्री पेमेंट होती है और फिर उसमें से एक्सपेंस बुक होता है। ऐसा है, ऐसा है भाई। तो उसके लिए हमें प्री पेमेंट्स के शेड्यूल लेने होंगे। देखो ये रहा, ये तो है भी इतना सा छोटा सा। obtain or prepare list of prepayment with supporting calculations. Check the calculation if the list has been prepared by the client staff. Inspect the supporting documents such as agreement and the bank statement. Recalculate the amount of prepayment. देखो वो सिंपल इसमें कह रहा है
कि इसमें तो तुम एंटिसिपेशन नहीं कर सकते ना, इसमें तो प्री पेमेंट तो आपको ये भी पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एडवांस पे करना है, पे कर दिया, आपका प्री पेमेंट बन गया। एग्रीमेंट उठाओ, उसकी रिकैलकुलेशन करो, एक्सपेंस आउट करो, क्लोजिंग पे पहुंच जाओ, बस। तो इसके सिंपल प्रोसीजर हैं, सादे, कि ऑब्टेन करेंगे लिस्ट ऑफ प्री पेमेंट्स, उस प्री पेमेंट्स की लिस्ट में जो अमाउंट आ रही है वो किससे वेरीफाई करेंगे, लिख के बताओ, किससे वेरीफाई करेंगे, लिख के बताओ। हाँ जी, अमाउंट जो आ रही है एग्रीमेंट से, वेरी गुड, पर साल के आखिर में क्या वो अमाउंट बची होगी या आफ्टर एक्सपेंस? साल के आखिर में वो अमाउंट बची होगी या आफ्टर एक्सपेंस? आफ्टर एक्सपेंस, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चले जी, ये भी बात समझ आती है। तो उसने वही तो कहा, ऑब्टेन करें, सही जी, लिस्ट ऑफ प्री पेमेंट्स, उसकी अमाउंट को ट्रेस कर लें एग्रीमेंट से, रिकैलकुलेट कर लें जो आखिर में बचनी चाहिए। अगर क्लाइंट ने किसी प्रीपेड अमाउंट को एक्सपेंस आउट कर दिया तो वो कैसे चेक करेंगे? वो ऐसे ही चेक करेंगे ना, ऐसे ही चेक करेंगे ना। मुझे बताओ, आपने एग्रीमेंट जब चेक किया, जब आपने एग्रीमेंट चेक किया, आप मुझे बताएं, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि आप अगर इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस की पॉलिसी शुरू हो रही है अप्रैल 1 2024 से लेके मार्च 31 2025। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने देखा कि यहां पे अमाउंट जो आ रही है वो आ रही है 1 मिलियन की, तो क्या इसमें से कुछ प्री पेमेंट बचनी चाहिए? हमाद, जल्दी बताओ। यस, तो ये भी आपको जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो किससे पता लगेगा? ये जो टेन्योर है और पीरियड है, किससे पता लगेगा? एग्रीमेंट से। तो एग्रीमेंट तो पहला चांस था ना, इससे अमाउंट भी दिखेगा, पीरियड भी दिखेगा, ऐसा ही है। बात समझ आती है? तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उसने जानबूझ के एक्सपेंस आउट कर दी हो, गलती से कर दी हो, और जो कि होनी नहीं चाहिए हो। सही है? क्या रिपीट कर दूं आकिब? वापस पूछो, क्या रिपीट करूं? मतलब इसमें क्या सर, प्रीसीडिंग ईयर की बैंक स्टेटमेंट देखकर कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते? नहीं कर सकते ना। देखो, हर जगह हर प्रोसीजर नहीं लिख सकता ना, आप लॉजिक भी तो लगाए ना नबील। हसान, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम प्रीसीडिंग ईयर की बैंक स्टेटमेंट देख के मुझे क्या पता लगेगा? हजारों पेमेंट्स होती है ना। सही है? हसान नबील क्लियर है? जल्दी बताओ। प्रीसीडिंग बैंक स्टेटमेंट देख के तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर करंट ईयर में वो प्रीपेड आ रहा है तो वो तो तुम्हें लास्ट ईयर से वेरीफाइड होगा ना, उसको तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सपेंस आउट करना होगा, सिंपल। तो अगेन प्रायर ईयर की बैंक स्टेटमेंट से आपको कुछ हासिल नहीं होना। सही है? अच्छा, मोटी मोटी बातें क्या हो गई कि भाई अगर क्लाइंट ने प्री पेमेंट के शेड्यूल नहीं बनाए हुए तो क्या आप बना सकते हैं? जल्दी बताओ, आप खुद बना सकते हैं प्री पेमेंट के शेड्यूल? हाँ या ना में जवाब दो। बना सकते हैं? बना लो भाई। लिखा हुआ है ना, ऑब्टेन और प्रिपेयर लिस्ट ऑफ प्री पेमेंट्स विद द सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। सही है? फिर वो कह रहा है कि चेक करें कैलकुलेशन इफ द लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट स्टाफ। तो अगर उसके क्लाइंट ने बनाई हुई है ऑलरेडी तो तुम उसको रीकैलकुलेट कर लो या तो खुद बना लो। अगर क्लाइंट ने भी बनाई हुई है तो उस पर एतबार नहीं करो, आप उसकी अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट से और एग्रीमेंट से वेरीफाई करो, उसको पीरियड देखो, रीकैलकुलेट कर लो। पहले बताओ, बात समझ आती है? हाँ जी, क्लैरिटी है मेरे बच्चों? चलें, डन। अच्छा, अब मेरा दिल ये कर रहा है, अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें सिखाऊं जो आपको कभी एग्जामिनर ने पूछी नहीं है, और जो मैंने रेवेन्यू में भी सिखाई है जो कभी नहीं पूछी एग्जामिनर ने। मुझे आपको लीज के प्रोसीजर भी कराना है, लीजेस के, कि अगर वो आपको दे दे लीजेस तो क्या काम करोगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो वो करते हैं। सही है? इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया नहीं किया?
इन्वेस्टमेंट हमने किया या नहीं किया? इन्वेस्टमेंट हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। लीजेस हो गया, इनकम टैक्सेस हो गए, हाँ जी, बोरिंग्स हो गई, ऐसा ही है। और आई बिलीव के प्रोविजन भी नहीं हुए ना, प्रोविजंस, प्रोविजंस, सही है। और आपके पास आ गया चेंज इन पॉलिसी। हाँ हाँ, FAR 2 वाली है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से करा दूंगा। प्रोविजन कहाँ किए थे हमने? प्रोविजन कर लिए थे, आर यू श्योर अबाउट इट? हो गए प्रोविजन, पक्की बात है? नहीं किया भाई, नहीं किया प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से कर लिया? लिटिगेशन, नहीं नहीं, गलत। देखो, एक तो आप गलत चीजें करते हैं ना। प्रोविजंस के अंदर यूं ब्रेक कर लो ना, प्रोविजंस के अंदर एक तो लिटिगेशंस वाला प्रोविजन है ना, इसके अंदर एक और भी आ सकता है, वारंटी प्रोविजन आ सकता है, आ सकता है वारंटी वाला प्रोविजन। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर आ सकती है, वो आ सकती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो हम थोड़ा सा इसको कवर अप करके खत्म कर लेते हैं, ताकि कोई चीज रह नहीं जाए। मतलब कोई अनयूजुअल चीज आए तो आप ऐसे नहीं कि फारिग बैठे रहें। सही जी, ये चीज हमें कवर करनी है। सही है, वो तो प्रोसीजर ही है ना जानी, वो तो हम चैप्टर करेंगे ना। तो चैप्टर आइडेंटिफिकेशन सब्सिक्वेंट इवेंट का तो पूरा चैप्टर है। इंटेंजिबल्स भी डाल दो, इंटेंजिबल्स भी डाल दो आप। सही है, ये भी डाल दिया। अच्छा चलें, बिफोर हम इस पे चलें, सही है, बिफोर हम इस पे चलें प्लीज मुझे बताएं, ये तो इसके ही है ना, ये मैक्सिमम एक क्लास के हैं, कल अगर हम लंबी क्लास लगा दे तो खत्म हो जाएगा। ये ले भाई, वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल। सही है। IS-21 का अलग से नहीं होता, वो तो आप ऐसे ही बोलते हैं कि भाई कि आप एक्सचेंज रेट की अप्रोप्रिएटनेस को चेक कर रहे हैं कि सही रेट यूज हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, सही जी, ये हो गई कंप्लीटनेस। हाँ, तो अब मुझे बताएं, अली हसन कह रहे हैं कि सर हमने बैड डेट्स के प्रोसीजर किए थे। बैड डेट्स के लिए तो एजिंग ही देखोगे ना, जल्दी बताओ, बैड डेट्स के लिए एजिंग के अलावा कुछ कर सकते हो? नहीं भाई, ये नहीं पूछे। हाँ जी, भाई आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, मैं इसमें से तुम लोगों को ऑप्शन देता हूं, कहते तो ये नहीं कराऊं, ये नहीं कराऊं। सही है जी, जल्दी बताओ, ये नहीं कराऊं एडिशनल? तुम कह दो नहीं कराता, तुम कह दो नहीं कराता, सारे करवा देना। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एग्जामिनर ने कब कहा, तुम्हें एग्जामिनर ने ये कब कहा कि मैं स्पेसिफिकली यही पूछूंगा? वो तो कहता है मैं कुछ भी पूछूंगा। हाँ हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो इंशाल्लाह नहीं होंगे ना फेल, तो हम इससे से काटी हटा देते हैं ये वाली। सही है। चलो, आज तुम लोगों की तसल्ली के लिए एक चीज सुनो। देखो, एक चीज तो ये याद रख लो, मुझे, मैं ग्रुप देख रहा था, मैं वैसे भी मीटिंग में बैठा हुआ था उस वक्त, तो मैंने ग्रुप पे ये देखा कि भाई एक सवाल उठा जो कि रेलेवेंट सवाल है आप लोगों का, कि सर इतने सारे चैप्टर बाकी हैं। भाई किसने कहा इतने सारे चैप्टर बाकी हैं? लेंदियस्ट चैप्टर जो होता है ना, लेंदियस्ट चैप्टर जो कि आपका ऑडिट रिपोर्ट है, सही जी, आपके प्रोसीजर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं, ये आपके दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं। सही है जी, ये दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं, उसका मसला नहीं है।
मसला ये है कि भाई अभी आपके गिनती के टॉपिक्स बाकी हैं, वो मैं एक एक क्लास में करा सकता हूं। अगर वो शॉर्ट, देखो मैं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एग्री करोगे तो है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने तुम लोगों को अभी तक तो रिकॉर्डिंग भी नहीं कहा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ताकि मैं अभी एक चीज मुझे करानी है अभी, वो क्या तुम लोगों को मटीरियलिटी मैंने डिटेल में नहीं करवाया? जल्दी बताओ, क्या मटीरियलिटी डिटेल में नहीं करवाया? मटीरियलिटी करवा दिया है। अच्छा, मटीरियलिटी का अलग से लेक्चर नहीं दिया ना मैंने? अलग से लेक्चर नहीं दिया ना मैंने मटीरियलिटी का? नहीं, सिर्फ इतना करते हो, इतना कि मैं तुम्हें मटीरियलिटी का ना कितना मतलब इतना शॉर्ट सा लेक्चर है वो दे देता हूँ, वो पूरी चीजें वही हैं, सिर्फ तसल्ली के लिए कि थ्योरी भी कवर हो जाएगी। थ्योरी वो समझा हुआ है, वो तुमने समझा हुआ है, मैंने पूरा करा दिया है। और मैंने तुम्हें याद करो, मैंने तुम्हें ये भी कहा था रिपोर्ट के चैप्टर में, तुमने मुझसे पूरा सीख लिया। सही है? इस बात पे एग्रीड हो कि मैं तुम्हें मटीरियलिटी दे रहा हूं? सही है? तो वो मटीरियलिटी आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैं क्योंकि वो करा चुका हूं, मैं जो चीज नहीं करा ना उस पर क्लेम करो। चलो अब एक और चीज, एक चैप्टर हो गया, ये मैंने करा दिया। किसी बच्चे ने लिखा था आज, उसने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसने कहा था सर ऑडिट एविडेंस का चैप्टर है, आ रहा नहीं आ रहा? अबे आधे घंटे का चैप्टर है, 45 मिनट आधे घंटे का, इससे ऊपर का है ही नहीं। सब करा चुका हूं मैं तुम्हें, 2 की स्पीड पे सुनना तब भी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, किसी बच्चे ने लिखा था ऑडिट एविडेंस का चैप्टर है, अपनी बुक खोलो, कौन से पेज पे आ रहा है जल्दी बताओ। बुक में बताओ कौन से पेज पे आ रहा है, जल्दी खोलो अभी, जल्दी दस्ती दस्ती खोलो फौरन, जल्दी खोलो। मैं तुम्हें थ्योरी कराऊंगा आज। तुम्हें शौक है ना थ्योरी करने का, जो पेपर में नहीं आती, आज मैं तुम्हें कराता हूं। 193 पे आइजा 500 है, आइजा 500 है, ऐसे ही है। यही है। चलें भाई, ये जो बैठे हुए आपका एसीपी प्रद्युमन, ये जो दया पता लगाओ कहते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? सबूत चाहिए होता है। हाँ जी जल्दी बताओ, सबूत चाहिए होता है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ थ्योरी क्या होती है। मतलब आज तुम लोगों ने ना, मतलब तुम लोगों तो नहीं कहूंगा, खैर बढ़िया के कहने का मतलब है तुम्हारा राइट है, पर राइट को मतलब इनजस्टिस नहीं किया करो यार। तुम्हें कोई दिल से पढ़ाता है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करो, मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस कि तुम बोलो यार सर ये टॉपिक है, कितने दिनों में कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे ही है ना, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे, 3 घंटे सोया हुआ हूँ तब भी आके लाइव पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं कह सकता हूँ रिकॉर्डिंग ले लो, पर मुझे पता नहीं यार, वो जो आपस का इंटरेक्शन है ना, वो तुम्हारी सोच है, वो लाजमी है। क्या है, वो सारे गिले शिकवे बाद में करता हूँ मैं तुमसे, पहले मोहब्बत भरी बातें करता हूँ। इधर बताओ भाई, मुझे बताओ, ये जो एसीपी प्रद्युमन तुम सामने देख रहे हो, उसको क्या चाहिए होता है? हाँ जी, सबूत चाहिए होता है, ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है, ऐसा ही है। अच्छा ऑडिट एविडेंस क्यों चाहिए होता है, जल्दी बताओ। ऑडिट एविडेंस क्यों चाहिए होता है? जिसके बिना पे ये डिसाइड करे कि करना क्या है, ऐसा ही है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। टू गिव ओपिनियन, अब देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन। देखो मैं तुम्हें, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तुम्हारी सोच है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, इट इज द इंफॉर्मेशन, it is the information used by the auditor to arrive at a conclusion regarding financial statement to base his opinion। भाई ये क्या बात नहीं पढ़ी हुई तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी हुई? कोई न्यू बात है कि ऑडिट एविडेंस इसलिए चाहिए होता है जिसके बिना पे तुम ओपिनियन दे सको? पढ़ी हुई है? मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं ना कि ये किया हुआ हमने, आओ उसको कंप्लीट करते हैं आज, बहुत डिफिकल्ट है इधर। अब वो कह रहा है, जैसे एसीपी प्रद्युमन बैठा हुआ है ना यहाँ पे, इसको जो एविडेंस चाहिए होता है, सही है जी, इसको जो एविडेंस चाहिए होता है, सही है, वो चाहिए होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ऑडिट एविडेंस क्या चाहिए होता है, लिख के बताओ। 2 चीजें लिखी हुई है, पहली क्या लिखी हुई है? पहली क्या लिखी हुई है मेरे बच्चों? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ऐसा ही है। अच्छा अब हमने कहा भाईजान सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी, सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए जिसके बेस पे कहूं मैं। आगे सुने, अब मैं आपको कहता हूं
आप लोग मुझे जवाब देंगे, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने आप लोगों को ना लॉजिकली ट्रेन किया, रट्टू तोता नहीं बनाया कि मैं बुक रीड करा के निकल गया आगे, मेरा बस चलता, मैं पहले ये कराता और फिर मैं वो कराता, बोर हो जाते, मजा नहीं आता ऑडिट में। आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं किसी नए क्लाइंट पे गया हूं, मैं यूफोन पे ऑडिट करने आया हूं, तुम लोग मुझे बताओगे मैं यूफोन पे ऑडिट करने आया हूं, तो मुझे इन चीजों को समझने के लिए एक सबूत काफी होगा या ज्यादा चाहिए? यस, बिल्कुल बताया था, ज्यादा चाहिए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सर अगर आपके पास, आप ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका आपके पास एक्सपोजर नहीं है, तो मैं अपने आप को रख के देखूं, मैंने यहाँ पे बच्चों का जीना हराम कर दिया, मैंने बच्चों से 10-10 बार, 15-15 बार एक चीज इकट्ठी करवाई है, क्यों? तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे चीज समझ नहीं आ रही थी। तो क्या इस बात को मानते हो, तुम लोग मुझे बताओ, इस बात को मानते हो कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस कम होगा, आपको उतना ज्यादा सबूत चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गेट एविडेंस, ज्यादा चाहिए होगा, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी, ऐसा ही है। समील चर्सी को बता के आ रहा हूँ, बोल रहा सर कौन सी कंपनी का ऑडिट करने आया, दुनिया को बता दिया, भाई बताओ इसको लिख के, चर्सी को कौन सी कंपनी का ऑडिट करने आया हूँ। हाँ भाई, यू फोन हो गया, पीडीसीएल हो गया, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, और इंशाल्लाह जैज भी आ जाएगा। सही जी, दुआ करें भाई, यही है, तभी तो हालत देखो कैसी हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब टेलीकॉम पे राज करना है भाई को इधर। खैर वो भी बताएंगे ना, तो मैं कहानियां इकट्ठा करता हूँ तुम्हारे लिए, आगे सुनो फोकस के साथ। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई, तुम लोग मुझे बताओ सबूत आपको कब ज्यादा चाहिए होगा? सही है, सबूत आपको कब ज्यादा चाहिए होगा? व्हेन यू आर न्यू टू द इंडस्ट्री, ऐसा ही है, लेस एक्सपोजर, वेरी गुड। चलें आगे आ जाएं। अब वो कहता है कि भाई हाउ टू गेज सफिशिएंसी, बोल रहा ये कोई किताबी बात नहीं है कि तुम्हें कब पता लगेगा कि तुम्हें कितना एविडेंस चाहिए, ये हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। लिख के बताओ क्या बोला मैंने, हालात वाकयात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना सबूत चाहिए, ऐसा ही है। चलें अब आगे देखिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक एक करके बताता हूं। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अच्छा जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है वहां पे कम काम करूंगा, कम एविडेंस लूंगा। हाँ जी, ज्यादा एविडेंस लूंगा, ऐसा ही है। ये तो सैंपलिंग में भी किया हुआ है, ये तो सैंपलिंग में भी सिखाया है। चलो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं आगे। हमने कहा कि भाई मटीरियलिटी, जल्दी बताओ, अगर आपका, प्लीज मुझे बात बताना, अगर आपका एक एरिया मटीरियल है, अगर आपका एक एरिया मटीरियल है आपके लिए, तो वहां पे काम ज्यादा करोगे। वेरी गुड, आगे। अच्छा भाई कॉम्प्लेक्सिटी, एक एरिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां पे कम काम करोगे। अब जैसे ही मैं तुम्हें इंटरकनेक्ट वाली बातें बता रहा हूँ, ये तो तुम्हें आसान करके लग रही है ना, क्योंकि मैंने सीख लिया, मैंने तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाया होगा, ज्यादा काम करेंगे। अच्छा तो आगे, ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अभी सिखाया। हाँ भाई, ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अगर इनिशियल ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। मोर एविड, पहला ऑडिट है, वेरी गुड। तो देखो इसमें बेसिस क्या लिखे हुए हैं, इसमें बेसिस क्या लिखे हुए हैं, इसमें बेसिस लिखे हुए हैं, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस पे भी काम करना होगा, क्योंकि पिछले साल तो मैंने ऑडिट नहीं किया, बहुत सारी चीजों को समझना होगा जो मुझे पता नहीं होंगी, तो ज्यादा प्रोसीजर मतलब ज्यादा एविडेंस। चलिए एक और बात बताओ, ये तो कोई न्यू बात भी नहीं है ना, अगर तुम्हारे पास, प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात को फोकस करके सुनना, अगर तुम्हारे पास इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, तो क्या तुम एविडेंस कम लोगे? हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं तो क्या तुम एविडेंस कम लोगे? तो देखो ये रहा, वीक हैं तो हायर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मोर एविडेंस टू कंक्लूड, ऐसा ही है। चले अब समराइज करते हैं ताकि याद हो जाए, समराइज करते हैं याद हो जाए। मुझे बताओ ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट दोनों होना चाहिए, बातों बातों में हो गया ना चैप्टर, सही है। जल्दी बताएं, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है, क्वांटिटी, कैन यू गेज द क्वांटिटी बाय बुकिश नॉलेज, और इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, जल्दी बताओ, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस।
जजमेंट सर्कमस्टेंसेस, वेरी गुड। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, जब इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस, तो सर्कमस्टेंसेस में एक स्टेप आगे आता हूँ, सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं। When this is a initial audit, you are new to the audit client, audit procedure, जल्दी बताओ क्वांटिटी क्या होगी, एविडेंस की ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी है ज्यादा होगी, इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं ज्यादा होगी, सही है, वेरी गुड। हमने कहा एक मटेरियल एरिया है वहां पे ज्यादा काम करूंगा, रिस्क आइडेंटिफाइड वहां पे ज्यादा काम करूंगा, लॉजिकल बात है, ये याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, काम आएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है ना कि कोई बोले कि बताओ कितना एविडेंस चाहिए, तो आपकी वजह लिखनी होगी, क्योंकि इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एरिया, मोर ऑडिट वर्क विल बी रिक्वायर्ड, सो मोर एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड, तो यूं लिखना होगा। बात क्लियर है? अगर हाई रिस्क की वजह से तो बोलोगे सिंस इट इज अ हायर रिस्क असेस एरिया वी नीड टू परफॉर्म मोर ऑडिट वर्क इन ऑर्डर टू गेट मोर एविडेंस। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, एक चीज समझने की बात है, क्लाइंट ने आपको सही है जी, एक बैंक स्टेटमेंट पकड़ाई, पर बैंक स्टेटमेंट फोटो कॉपी है, यानी क्लाइंट से आपको मंगवा के नहीं थी बैंक से, फोटो कॉपी है, तो क्या वो एक रिलायबल एविडेंस है? नो। तो अब फोकस होके सुनिएगा, अब हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएटनेस की। एप्रोप्रिएट में आता है रिलायबल एंड रेलेवेंट, मैं दोनों बातें करता हूं और इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। इधर वो कहता है कि भाई रिलायबल का मतलब ये, अच्छा अगर मैं आपसे पहले आगे जाने से पहले दो बातें पूछूं, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या है, लिख के बताएं प्लीज, सफिशिएंसी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वांटिटी। अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? क्वालिटी, वेरी गुड। और क्वालिटी में दो चीजें आती हैं, क्वालिटी में दो चीजें आती हैं, रिलायबल और रेलेवेंट। अच्छा रिलायबल की बात करता हूं, रिलायबल कि मैं उस पर रिलाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता, पहले चीज ये सीख रहे हैं, सही है, बहुत फोकस होगी मेरी बातों को सुनना, ये यूं हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, फोटोकॉपी तुम्हें मिलेगी, क्या वो रिलायबल है या उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए? हाँ जी, नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मजबूरी है कि फोटोकॉपी है, सही है जी, तो क्या अगर रिलायबल एविडेंस नहीं होगा तो मैं काम ज्यादा करूंगा ना, ताकि लेस रिलायबल एडेड एविडेंस में ज्यादा एविडेंस गैदर कर लूं, तो मेरा एक तसल्ली हो जाए, सही है, फोटोकॉपी है फिर मैं काम ज्यादा करूंगा और एविडेंस गैदर करूंगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि अगर मेरी तसल्ली नहीं आ रही है तो मैं और काम करूंगा ना, क्योंकि रिलायबल नहीं लग रहा मुझे। तो ये भी तो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये भी तो आपस में इंटरकनेक्टेड है कि रिलायबिलिटी कैसे आएगी जब वो ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी नहीं हो। अब एक और चीज तुम लोग मुझे बताओगे, मजे से, ये हमने किया हुआ है 10 बार किया हुआ है, हम सीख रहे हैं सिर्फ अभी, तुम लोग मुझे बताओ, काम ज्यादा करने का मतलब सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। काम ज्यादा करने का मतलब ये तो नहीं क्लाइंट के साथ सो जाओगे तुम, ऐसा तो नहीं ना समीर मेरी जान, भंगी सैंपल साइज इंक्रीज करेगा ना, और क्या करेगा। चलें आगे सुने, एक दो चीज और सुने, मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपने कंफर्मेशन भेजी और वो कंफर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं आई, क्लाइंट का आपको पेन ला के दे रहा है, हाँ भाई जल्दी बताओ, क्लाइंट का बंदा ला के दे रहा है, क्या ये डायरेक्ट कंफर्मेशन है? नो नहीं है। तो क्या वो ऑडिट एविडेंस नहीं है या रिलायबल एविडेंस नहीं है? रिलायबल एविडेंस नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा अब तुम मुझे बताओ एक और चीज, क्लाइंट को मैंने कहा मुझे लॉयर से लिखवा के दो कि ये केस तुम जीत जाओगे, क्या लॉयर की कंफर्मेशन चाहिए? लॉयर की कंफर्मेशन चाहिए, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस। अच्छा लॉयर ने तुम्हें कॉल की, जानी मैं कह रहा हूँ सब सही है, जीत जाएंगे ये लोग केस, क्या ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या वर्बल है? तो आप देखें आपके सामने आंखों के इधर, मोर रिलायबल कब होगा? जब ओरिजिनल होगा, एक्सटर्नल होगा, डायरेक्ट होगा, रिटर्न होगा,
कमिंग फ्रॉम अ गुड कंट्रोल होगा। सारी बातें समझ आती हैं? तब वो रिलायबल कहलाएगा। ओरिजिनल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, अच्छे कंट्रोल्स लगे हुए हों, क्या ही बात है उस सबूत की। अच्छा, अगर सबूत अच्छे हैं, कंट्रोल्स अच्छे हैं, सबूत रिलायबल हैं, तो क्या आपके एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सबूत कम हो जाएंगे? यस, क्योंकि जितना रिलायबल एविडेंस उतने बकाया सबूत कम हो जाएंगे। ऐसा है? अच्छा, पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वालिटी के अंदर रिलायबिलिटी समझ आती है? क्वालिटी के अंदर रिलायबिलिटी समझ आती है कि रिलायबल क्या होता है? वेरी गुड। चलें अब आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। अब आ गया हम रेलेवेंट। रेलेवेंट रेलेवेंट की बात करते हैं। क्या वो सबूत इस चीज के लिए रेलेवेंट है भी या नहीं? आपको असर्शंस याद हैं? आपको असर्शंस याद हैं? असर्शंस याद है? चलें, असर्शंस में आपके पास, असर्शंस में आपके पास कंप्लीटनेस की असर्शन थी। यस अली हसन, वेरी गुड। असर्शंस के लिए रेलेवेंट हो। अच्छा चलें, कंप्लीटनेस की असर्शन थी। कंप्लीटनेस की असर्शन के लिए पीपी के अंदर, पीपी के अंदर, पीपी के अंदर, पीपी के अंदर क्या मैं अगर शीट से फ्लोर करूं, तो एक सवाल है, एक सवाल है सर, तुमसे एक सवाल है, क्या शीट से फ्लोर करने पे कोई एविडेंस नहीं मिलता? कोई एविडेंस नहीं मिलता? मिलता है, मिलता है एविडेंस, एविडेंस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट ये एविडेंस नॉट रेलेवेंट फॉर completeness but for existence। पहले बताओ रेलेवेंस का मतलब समझ आया? कि अब देखो दो चीजें, सबूत उस क्वांटिटी में होने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है, सही जी, रिलायबल भी होना चाहिए, रेलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीजें बोलो उससे ये वेरीफाई हो गया, ऐसा नहीं है भाई, रेलेवेंट होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, ये बातें समझ आती हैं कि रेलेवेंस का मतलब क्या है? क्या रेलेवेंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ? रेलेवेंस आपको नहीं पढ़ाया? मैंने पढ़ा चुका हूं ना, रेलेवेंट असर्शन के साथ पढ़ा चुका हूं ना, ऐसा ही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइजा 500। इसके अंदर आगे असर्शंस लिखी हुई हैं, वो रीड कर लेना कि एक चीज कंप्लीट है, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। खत्म हो गया। तो जो भी हमारे बच्चे थे, प्लीज 500 पे टिक लगा दीजिएगा। सही है, लगा लोगे टिक 500 के ऊपर? सही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिस तरीके का इंसान हूं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चनेबल कटहरे में नहीं खड़ा किया करो टीचर को कि तू बता भाई अभी कितनी देर में कराएगा। कराने को तो मैं 2 दिन में भी करा दूं, पर जितना दिल से मैं लेके चल रहा हूं उसको लेके चलने दो, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मैं अब ये करूंगा कि मैं रोज के बेसिस पे सवाल देता हूं तुम्हें करने के लिए, सही है, ताकि वो प्रैक्टिस भी चालू रहे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। वो मुझे वैसे देखो बच्चे को टेंशन होती है, मैं इस बात को मानता हूँ, शुक्रिया आसान। मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं कि भाई सही है, मुझे पता है टेंशन होती है, मैं भी होता था। बट अगेन मतलब मैं ऐसे टेंशन में नहीं होता था मैं क्या बोलूँ कि भाई मैं अकाउंटेबिलिटी पे डाउट करूँ, बस उस पर नहीं करो, बस मुझे बाकी कोई नहीं, क्योंकि मेरा ये जुनून है, ये पढ़ाना मेरा जुनून है, मैं पागल हूँ इसके लिए, ये मैं तुम्हें बता दूँ। तो मुझे बस थोड़ा सा ये लगता है कि यार मुझे कोई ना मेरे इश्क से मुझे चैलेंज नहीं करेगी, जिससे मैं इश्क करता हूँ मुझे उस पर उंगली उठा दे कि भाई कब होगा। सही है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वैसे ही लेके चलूंगा जैसे मैं लेके चलता हूँ। हाँ, अब देखो ये थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है ना, तुम मुझे खुद बता दो इसमें तुम्हें कुछ एडिशनल सीखने को मिला या सिर्फ रीडिंग हो गई। तो ऐसे और भी स्टैंडर्ड है जो मैं तुम्हें रीड करवा दूंगा। सही है, तो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। सही है भाई, तो ऐसे टेंशन नहीं लो। फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारा जो है वो एंगेजमेंट लेटर का है, वो भी 1 घंटे का, वो मैं यूं करा दूंगा।
तो या तो तुम कहते हो तो पहले मैं उन पे फोकस कर लूं जो चिल्लर हैं, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए, या पहले मैं टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे काम कर लूं? जल्दी बताओ, टेक्निकल पे काम करूं या चिल्लर पे? इजी निकाल दूं? आप बताएं, आप बोलते हैं इजी निकाल दो, मैं निकाल देता हूं। इजी की रिकॉर्डिंग्स दे दूं? तुम लोग जैसा बोलोगे, मुझे कोई भी वो नहीं है। इजी मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ भी नहीं है उसके अलावा, बस। सही है, अच्छा मैं यूं कर लेता हूं ना, सही है वो देख लेते हैं, सही है वो कर लेते हैं, सही। अच्छा लो यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें जानी, प्लीज फोकस के साथ, हाँ बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको इजी, जो मुझे पता है कि बिल्कुल सीधे सीधे हैं, स्ट्रेट है, जैसे मैंने अभी आपको कहा मटीरियलिटी हो चुका है ना, हो चुका है ना, वो मैं आपको ऐसे बर्डनाइज नहीं करूंगा, वो करेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे क्लास में, बाकी सारे टेक्निकल प्रैक्टिस के साथ क्लास में कराता हूं, सही है, एक एक की ड्राफ्टिंग के साथ, सही है, हम एक एक करके कर लेंगे, यानी जो जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा ना, वो पहले बोलूंगा कि भाई इसमें ये है और इजी है जो कर चुका हूं, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, न्यू फ्रेश की नहीं दूंगा, जो कर चुका हूं, जो हर जगह बता चुका हूं उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, जैसे आज मैं देने लगा हूं मटीरियलिटी की, सही है। चलो डन हो गया जानी, ओके गुड, सही है। मैंने ये बताया था रेलेवेंस में मुइस, कि आपने अगर शीट से फ्लोर किया था तो एक सबूत तो मिला था, बट वो सबूत था एग्जिस्टेंस का, ना कि कंप्लीटनेस का, तो ये रेलेवेंस हो गई, सही है जी। समील ये मैसेज पे पूछ ले जानी मुझसे, सही है जी, चलो अल्लाह हाफिज, थैंक यू।